बच्चों, अब हम लोग यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे कि कैसे इस राष्ट्रवाद विचारधारा के कारण या फ्रांस की क्रांति के कारण, पहली क्रांति जो 1789 हुई और दूसरी क्रांति जो 1830 हुई, इन क्रांतियों का असर यूनान पर पड़ा और कैसे कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र राज्य हुआ। हम लोग अब इसकी चर्चा करेंगे। यूनान के बारे में आप यह जान लें कि यूनान 15वीं शताब्दी के पहले बहुत ही विकसित सभ्यता थी। यहाँ पर यहाँ के साहित्य, यहाँ के विज्ञान, यहाँ का दर्शन उच्च कोटि का था। यहाँ का शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी यूनान का। तो चूँकि हम प्राचीन काल में भी देखते हैं कि यूनान की जो सभ्यता थी काफ़ी मशहूर थी। 15वीं शताब्दी में यूनान को ऑटोमन साम्राज्य के अधीन कर दिया गया। इसको ऑटोमन साम्राज्य के अधीन कर दिया गया, जो तुर्की के साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था, इसके अधीन कर दिया गया। यूनान में मुख्य रूप से ईसाई धर्मावलंबी थे और ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिम धर्मावलंबी थे। यहाँ पर मुसलमान लोग अधिक थे, धार्मिक एकता भी नहीं थी। यहाँ पर इनका पतन होना शुरू हो गया और यूनान जो था वह, उसमें जितनी भी अच्छाइयाँ थी वह विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी थी। 18वीं शताब्दी आते आते तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तुर्की जो था वह यूरोप का मरीज बन गया 18वीं शताब्दी तक आते आते। यानी पूरी तरह यह चरमरा गई थी। यहाँ की व्यवस्था हर तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था। लेकिन जो चर्च था वहाँ का, वह यूनानी लोगों का, वहाँ पर रोमन ग्रीक चर्च था, वह लोग धर्मावलंबी जो थे उनकी एक अलग अपनी स्थिति थी और चर्च जो था वह यूनानियों को एकबद्ध कर रहा था, क्योंकि सभी ईसाई धर्म को मानते थे। और उसी समय कोरेइंस और रीगस नाम के दो व्यक्ति हुए। इन लोगों ने अपने विचारधारा से और अपने दर्शन से लोगों को प्रभावित किया। तो इनके द्वारा लिखे गए साहित्य को, इनके द्वारा विचारधारा को लोगों ने पढ़ा, खासकर यूनान के लोगों ने, और इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपी और ये अपने को ऑटोमन साम्राज्य से अलग होने की बात करने लगे। इतना ही नहीं, ये यूनान के जो लोग थे वे आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध थे और बौद्धिक दृष्टि से भी उन्नत थे। तुर्की के जो मूल निवासी थे ऑटोमन साम्राज्य के, उनसे इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी यूनानियों की, क्योंकि पहले से ही ये समृद्ध सभ्यता से आए हुए थे। इन लोगों ने हिटोरिया फिल्के नाम की एक संस्था बनाई। यह जो थी हिटोरिया फिल्के, यह गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। यह गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी और यह संस्था लोगों के अंदर ऑटोमन साम्राज्य से अलग होने की बात लोगों के जेहन में, दिमाग में डाल रही थी। यह संस्था गुप्त संस्था थी। जैसे कि हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि इटली में यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना हुई थी, उसी तरह यूनान में हिस्टोरिया फिल्के स्थापित हो चुका था और यह लोगों के अंदर क्रांतिकारी विचारधारा डाल रहा था कि हमको इस ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमसे इनका किसी भी तरह का सभ्यता और संस्कृति मेल नहीं खा रहा है। और फिर इन पर प्रतिबंध भी बहुत तरह का लगा हुआ था। वहाँ पर 1821 ईस्वी में वहाँ एक व्यक्ति हुए, वहाँ जो व्यक्ति थे उनका नाम था हिप्सलांटी। 1821 ईस्वी में इन्होंने क्रांति का शंखनाद किया। हिप्सलांटी
ये भी हिस्टोरिया फिल्के के सदस्य थे, उसी गुप्त क्रांतिकारी संस्था के सदस्य थे। इस हिप्सलांटी ने मोल्डेविया में विरोध कराया। मोल्डेविया प्रांत में क्रांति का बिगुल बजा दिया। अब इस ऑटोमन साम्राज्य में बिगुल क्रांति की बज गए तो निश्चित तौर पर, चूंकि मैं जब बात कर रहा हूँ 1821 की, उस समय पूरे यूरोप में मेटरनिक व्यवस्था थी, क्योंकि वह 1815 से 1848 ईस्वी तक मेटरनिक का काल रहा है। नेपोलियन युग के बाद 1804 से लेकर 1815 के काल को हम नेपोलियन युग कहते हैं, क्योंकि नेपोलियन सत्ता में था। उसके बाद मेटरनिक का काल आया 1815 से 1848 तक, उस काल को मेटरनिक काल कहते हैं। यह बात उसी काल की है। तो मेटरनिक इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने रूस को मदद की बात की, ये रूस के साथ, कि रूस को तैयार कराया कि हम लोग मोल्डेविया पर आक्रमण करके तुर्की को मदद करें। रूस जो था वह यूनान का अंदर से समर्थक था यूनान का समर्थक, लेकिन इस परिस्थिति में मेटरनिक के आग्रह के कारण वह यूनान का समर्थन नहीं कर सका और ऑस्ट्रिया और रूस दोनों ने मिलकर तुर्की की मदद की और मोल्डेविया के इस विद्रोह को दबा दिया गया। हिप्सलांटी को गिरफ्तार कर लिया गया, हिप्सलांटी को जेल डाल दिया गया। तो जो 1821 ईस्वी में वहाँ पर स्वतंत्रता की बात यूनान की जगी थी, वह खत्म हो गई। कुछ ही समय बाद मोरिया एक प्रांत था, यह बात मैं मोल्डेविया का बता रहा था। मोरिया में फिर क्रांति की बात उठी और वहाँ पर रूस जो था वह तैयार नहीं हुआ पुनः यूनान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो मोहम्मद पाशा, वहाँ पर जब मोरिया का युद्ध हुआ तो तुर्की का जो सुल्तान था महमूद II, उसने मिस्र के जो शासक थे पाशा मोहम्मद अली, उनसे मदद ली। तो मिस्र के शासक थे पाशा मोहम्मद अली। पाशा मोहम्मद अली ये मिस्र के शासक थे और तुर्की का सुल्तान था महमूद II। तो महमूद II ने मिस्र के पाशा मोहम्मद अली से मदद मांगी कि हमको इस मोरिया के आंदोलन को दबाना है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने उस युद्ध को धार्मिक रंग दे दिया कि यह मुसलमान वर्सेस ईसाई है। उन लोगों ने यह नहीं कहा कि वे आज़ादी की बात यूनान वाले कर रहे थे, उसको उन लोगों ने जिहाद का रूप धारण दे दिया और उन लोगों ने उसको धार्मिक उन्माद के कारण 20,000 लोगों को, यूनानी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके पहले जो आक्रमण हुआ था मोल्डेविया में, उसमें इतने लोग नहीं मारे गए थे, लेकिन अभी जो मोरिया में जो क्रांति हुई, इसमें धार्मिक कारण से, धार्मिक रंग देकर 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए। इसी समय रूस एक तरफ, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने मदद की बात की तुर्की की, और रूस जो था उसने यूनान के लोगों की मदद करनी चाहिए। रूस जो था संधि तोड़ दिया, उसकी तुर्की के साथ संधि थी कि मैं समय पर तुमको मदद करूंगा, लेकिन मोरिया में जो 20,000 लोगों की हत्या हो गई, रूस नाराज हो गया और उसने तुर्की से जो समझौता किया था उसको तोड़कर उसने मदद की बात की। मिस्र को और तुर्की को उस क्रांतिकारियों को दबाने की बात रोकनी पड़ी और इन लोगों ने 1829 ईस्वी में एक संधि की, जिसको कि एड्रियानोपुल की संधि कहते हैं।
इस एड्रियानोपुल जगह में इन लोगों ने एक संधि की और उस संधि के द्वारा इस यूनान को बहुत सी आज़ादी मिली। लेकिन अभी भी यूनान के लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, वे अपने को पूर्ण आज़ाद करना चाहते थे। सिर्फ ऑटोमन साम्राज्य से कुछ लाभ लेना उनकी बात नहीं थी। इस एड्रियानोपुल संधि के द्वारा रूस के दबाव के कारण कुछ आज़ादी उनको मिली थी, अभी पूरी तरह बात हुई नहीं थी। ठीक 3 साल के बाद 1832 ईस्वी में वे लोग पुनः आपस में संधि किए, जिसको कि हम लोग कस्तुनतुनिया की संधि कहते हैं। कस्तुनतुनिया की संधि कहते हैं। इस कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को ऑटोमन साम्राज्य से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया, जिस पर न तो रूस का प्रभाव था, न तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था और न ही किसी अन्य देश का प्रभाव था। अर्थात मेटरनिक की व्यवस्था के रहने के बावजूद, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ 1832 की, इसमें मेटरनिक व्यवस्था लागू थी, तो यह सिर्फ फ्रांस की जो दूसरी क्रांति हुई थी 1830 की, उसी का असर था कि यूनान को आज़ादी मिली, यूनान एक स्वतंत्र देश बना। तो बच्चों, आप लोगों को यह इस विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि फ्रांस की दूसरी क्रांति जो थी वह अपने आप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसका असर न सिर्फ फ्रांस पर पड़ा, बल्कि उसके जो विश्व के यूरोप के अन्य देश थे उस पर भी उसका असर पड़ा, और इसी असर का एक प्रतिफल था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, और यूनान एक स्वतंत्र देश बना 1832 ईस्वी में कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि फ्रांस की दूसरी क्रांति के कारण न सिर्फ फ्रांस में बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी उसका असर पड़ा, और यूनान एक स्वतंत्र देश के रूप में 1832 ईस्वी में प्रकट हुआ कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। न तो इस पर रूस का प्रभाव था, न तो इस पर मेटरनिक का प्रभाव था। हालांकि मेटरनिक काल चल रहा था, यह बात मैं बता रहा हूँ 1832 की, कस्तुनतुनिया की संधि हुई थी 1832 में, लेकिन मेटरनिक के रहने के बावजूद यूनान उस ऑटोमन साम्राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यह फ्रांस की दूसरी क्रांति की अभूतपूर्व सफलता है। धन्यवाद। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 1848 की जो क्रांतियां हुई थी यूरोप में, उसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई फ्रांस में, उसके बाद यूरोप के कई देशों में क्रांतियां हुई और वहाँ की सरकारों को या तो कुछ अपने संविधान में संशोधन करना पड़ा या फिर उन क्रांतियों को दबा दिया गया। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब जो सत्ता थी वह मध्यम वर्ग के हाथ में आ चुकी थी। फ्रांस में लुई फिलिप हट चुका था और उसके बाद लुई नेपोलियन की सत्ता आती है। लुई नेपोलियन मध्यम वर्ग और पूंजीपतियों के सहयोग से गद्दी पर बैठा। औद्योगिक क्रांति भी हो चुकी थी। श्रमिक वर्ग आगे आ चुके थे। मजदूरों के बीच में साम्यवादी विचारधारा फैल चुकी थी। वे अपने हक की बात करने लगे थे। महंगाई आकाश पर थी। और तो और 1846 ईस्वी में आर्थिक संकट आ गया
फिर लुई ब्लां, मेरी मेजनी, इस तरह कई और लोग थे जो कि क्रांति की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। ये सभी सुधारवादी, गणतंत्रवादी थे, इसमें कोई भी उग्रवादी नहीं था। इसलिए क्रांति का भी समय अभी नहीं आया था, वह आएगा 1848 के बाद, 1848 में। लेकिन 1830 से 1848 के बीच में कुछ ऐसी पृष्ठभूमि बन रही थी, एक असंतोष का उबाल मध्यम वर्ग के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ आ रहा था कि लोग कहने लगे थे कि अब जो सरकार फ्रांस में बनी है वह धनिकों की सरकार है, धनिकों के लिए सरकार है, ऑफ द रिच, फॉर द रिच एंड बाय द रिच। इसलिए यह जनमानस का जो विचार था, यह क्रांति का परिचायक था। अब धीरे धीरे लोग क्रांति की ओर अग्रसर थे और फ्रांस में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि 1848 ईस्वी में पुनः क्रांति हुई, जो कि फ्रांस की तीसरी क्रांति या उसको फरवरी क्रांति के नाम से हम जानते हैं, और उसका असर यूरोप के अन्य देशों पर पड़ा। अन्य देशों की चर्चा हम लोग क्रमशः करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लें फ्रांस की स्थिति। फ्रांस में 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद लुई फिलिप गद्दी पर बैठा था। और इसे मध्यम वर्ग का पूर्ण सहयोग था। मध्यम वर्ग जो थे वो बुद्धिजीवी वर्ग भी थे, और उन लोगों ने संविधान को और जो भी व्यवस्था थी, सरकार की व्यवस्था थी, उसको अपने अनुरूप बनवाने का प्रयास किया था। परिणाम यह हुआ कि मजदूरों के हित की बात अनदेखी की गई, और फिर मजदूर जो थे अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे। यह स्वर्णिम गणतंत्र की बात किया करता था, मध्यम वर्ग का स्वर्णिम गणतंत्र आ रहा है। और वास्तव में यह फ्रांस की जो क्रांति का मूल विचारधारा थी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उस पर यह काम करना चाहता था लुई फिलिप, क्योंकि इसने देख लिया था कि फ्रांस में दो क्रांतियां हो चुकी हैं, 1789 ईस्वी में और 1830 ईस्वी में। लेकिन 1840 ईस्वी में इसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया, और यह गीजो जो था यह पूरी तरह प्रतिक्रियावादी था। यह मध्यम वर्ग और पूंजीपति वर्ग के हाथ का एक खिलौना समझिए इसको। सिर्फ इसका ध्यान मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग के हित को बचाना था, और फिर जो क्रांति की विचारधारा थी उसको दबाना था। इससे लोगों में असंतोष फैल रहा था। साइमन, गीजो, ये लुई ब्लां वगैरह जो है अपनी साम्यवादी विचारधारा फैला रहे थे, जिसको गीजो पसंद नहीं कर रहा था। उसी समय 22 फरवरी 1848 ईस्वी को फ्रांस में थियर्स ने एक सुधार भोज का आयोजन किया। यह सुधार भोज में मजदूरों को या उन लोगों को जो कि सरकार लुई फिलिप के शासन से नाराज थे, उन लोगों को निमंत्रण दिया गया। फ्रांस की गलियों में, सड़कों पर इस भोज में शामिल होने के लिए जन सैलाब उतर पड़ा। पेरिस भर गया। परेशान होकर, चूंकि इन लोगों का गुस्सा गीजो के खिलाफ भी था, चूंकि गीजो जो प्रधानमंत्री बनाया गया था 1840 में, इसके क्रियाकलाप से निम्न वर्ग और मजदूर, किसान, ये सब नाराज थे। राजा ने, लुई फिलिप ने स्थिति की गंभीरता को देखा, और 22 फरवरी को जिस दिन यह सुधार भोज का आयोजन किया गया था, इसने गीजो को बर्खास्त कर दिया। लुई फिलिप को लगा कि अगर गीजो को बर्खास्त कर दिया जाए तो हो सकता है कि जन आक्रोश को शांत किया जा सकता है। लेकिन जन आक्रोश शांत नहीं हुआ और लोग क्रांति के मूड में आ चुके थे। राजा के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, अमीरों के खिलाफ,
खासकर मध्यम वर्ग का भी खिलाफ इन लोगों ने किया और नारे लगाते थे और लूटपाट मचाना शुरू कर दिए। 23 फरवरी को लुई फिलिप की सेना सड़कों पर उतर गई और उन लोगों ने क्रांतिकारियों पर गोली चला दी। ऐसी स्थिति आने के बाद फरवरी 1848 ईस्वी में पेरिस में अराजकता फैल गई और क्रांतिकारी काफी उग्र हो गए। अब स्थिति ऐसी नहीं थी कि लुई फिलिप उनको संभालता। अगले ही दिन यानी 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप भाग गया, इंग्लैंड चला गया। अर्थात सुधार भोज 22 फरवरी को आयोजित किया गया था और उसके दूसरे दिन ही 23 छोड़कर 24 को लुई फिलिप गद्दी से हट गया और सत्ता जो थी वह नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई। वह नेशनल असेंबली जिसका गठन फ्रांस के क्रांति, जो पहली क्रांति हुई थी उसके दौरान किया गया था, वह एक वहाँ की विधायिका थी जो शासन को चला सकती थी। अब यह तय नहीं हुआ था कि वहाँ का राजा कौन बनेगा या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन बनेगा। सत्ता नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई, लेकिन किसी तरह शासन चलता रहा। फिर भी जून में वहाँ पर पुनः क्रांति का दौर हुआ फ्रांस में। वे लोग पुनः अपने प्रशासन से नाराज हो गए। उनके जो नेता थे वे लामार्टिन नेता थे, वे गणतंत्रवादी थे और जो लुई ब्लां थे ये सुधारवादी थे। इस क्रांति के जून में जो पुनः क्रांति हुई फ्रांस में, जन आक्रोश फैला, तो एक पक्ष का नेतृत्व लुई ब्लां कर रहे थे और दूसरे पक्ष का नेतृत्व लामार्टिन कर रहे थे। दोनों की विचारधारा ठीक थी, निरंकुशता के खिलाफ थी, वह तानाशाही के खिलाफ थी, अधिनायकत्व के खिलाफ थी, लेकिन प्रशासन में थोड़ा सा इन लोगों में मतांतर था। वह गणतंत्र के समर्थक थे और ये सुधारवादी विचारधारा के थे। और इन लोगों ने वहाँ पर उस जो नेशनल असेंबली की जो सरकार बनी, उसने मजदूरों को, गरीबों को शांत करने के लिए राष्ट्रीय कारखाना की व्यवस्था की कि एक ऐसा कारखाना हो, राष्ट्रीय कारखाना हो जिसमें बेरोजगार लोगों को नौकरी दी जा सके। उन लोगों ने बेकारी भत्ता की व्यवस्था की, उन लोगों ने कर का बोझ कम किया। ये सब बातें हो रही थी। और फिर नवंबर में इन लोगों ने चुनाव की बात की, नवंबर 1848 ईस्वी में। और इन लोगों ने, चूंकि अभी तक 21 वर्ष से अधिक सभी लोगों को मताधिकार सीज कर लिया गया था, इन लोगों ने, इस नेशनल असेंबली ने 21 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया और गणतंत्र की जो मूल मर्यादा है उसको इन लोगों ने कायम रखी। चुनाव हुआ और चुनाव के बाद लुई नेपोलियन जिसको कि हम लोग नेपोलियन थर्ड भी कहते हैं, लुई नेपोलियन को गद्दी पर बैठाया गया। यह लुई नेपोलियन जो था यह उसी नेपोलियन के वंश से ही आ रहा था, लेकिन यह गणतंत्रवादी विचारधारा का था। जैसे कि नेपोलियन जो था वह जैसे ही उसे फर्स्ट डायरेक्टर बनाया गया, उसके बाद वह 1804 ईस्वी में वह अपने को सम्राट घोषित कर दिया था। इसने भी 1848 ईस्वी में सत्ता संभाली और 4 साल के बाद 1852 ईस्वी में इसने भी अपने को सम्राट घोषित कर दिया। अर्थात फ्रांस की क्रांति जिस विचारधारा से शुरू हुई थी वह उठापटक होते हुए कभी गणतंत्र, कभी राजतंत्र, कभी गणतंत्र, कभी राजतंत्र,
और पुनः 1848 की क्रांति के बाद वहाँ पर गणतंत्रवादी सरकार की स्थापना तो हुई, लेकिन 4 साल के बाद 1852 ईस्वी में नेपोलियन थर्ड पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया, यानी पुनः वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांस जो था वह राजनीति का प्रयोगशाला था। प्रत्येक प्रकार की सरकारें वहाँ पर थी। कभी वहाँ पर आतंक का राज हुआ, जैकोबिन, और उन लोगों ने पहला गणतंत्र स्थापित किया था और इन लोगों ने दूसरा गणतंत्र स्थापित किया था। 1848 के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें इन लोगों ने दूसरा गणतंत्र फ्रांस में स्थापित हुआ था। पहला हुआ था जो आतंक का राज, जिस समय रॉबेस्पियर की सरकार बनी थी, और दूसरा इन लोगों ने, लेकिन वह 4 साल के अंदर ही फिर से राजा जो था वहाँ का शासक बन गया, लुई नेपोलियन शासक बन गया, यानी राजतंत्र आ गया। इस प्रकार इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस में क्रांतियों का जो दौर था वह कई परिवर्तनों के साथ बीच बीच में होता रहा। 1789 में, 1830 में और 1848 में क्रांतियाँ हुई और क्रांति के कुछ परिणाम भी हुए। फ्रांस में भी परिणाम हुए और इसके परिणाम अन्य देशों में भी हुए। अब हम लोग 1848 ईस्वी की जो क्रांति फ्रांस में हुई उसका असर यूरोप के अन्य देशों पर क्या पड़ा, इसकी चर्चा करेंगे। इसका असर इटली, जर्मनी, बच्चों एक चीज दिमाग पर रख लीजिए कि अब इटली और जर्मनी का एकीकरण की ओर अब हम लोग बढ़ रहे हैं। यानी इटली और जर्मनी, एक बार कहा जाता था कि सिर्फ अभिव्यक्ति मात्र है, कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। मेटरनी कहा करता था कि इटली अभिव्यक्ति मात्र है, लेकिन अब इटली और जर्मनी 1870 और 71 ईस्वी में एक अच्छे और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरने वाले हैं, अर्थात इटली और जर्मनी का एकीकरण होने वाला था। तो स्वाभाविक था कि वहाँ भी क्रांति की गतिविधियाँ बढ़ रही थी, जिनके कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसके बाद हम लोग हंगरी, बोहेमिया, पोलैंड, ठीक है, और ऑस्ट्रिया, इन सभी देशों के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर यहाँ पर उस क्रांति का क्या असर हुआ। हम लोग इटली से शुरू करते हैं। इटली में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं जिनके कारण इटली का एकीकरण हुआ है, और वे हैं मेजिनी, गैरिबाल्डी और काबूर। मेजिनी की दूरदर्शिता, मसीहा कहा जाता है इनको इटली का, गैरिबाल्डी का तलवार और काबूर की कूटनीति, यह 3 चीज मिलकर इटली का एकीकरण करता है। तो वहां पर विचारधारा जो थी क्रांति की वो आगे बढ़ चुकी थी, और खासकर सिसलपाइन और ट्रांसपेडन गणराज्य की जो स्थापना नेपोलियन ने की थी इटली विजय के बाद, और वहाँ पर उसने अपना नेपोलियन कोड लागू किया था। वहाँ पर उसने कई आर्थिक सुधार वहाँ पर आयोजित किया था इटली में। उसके चलते इटली के जो छोटे छोटे राज्य थे, जो प्रांत थे, जो अलग अलग भागों में बटे हुए थे, अब उनमें भी एकता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना पनप चुकी थी और पनप रही थी। इसी क्रम में जब 1848 ईस्वी की क्रांति होती है तो वहाँ मिलान में भी क्रांति हुई। इटली में हम जानते हैं कि वहाँ पर पोप रहते हैं, वो जो कैथोलिक चर्च, जो ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप वहीं पर रहते थे। उनका जो क्षेत्र था, पोप का जो क्षेत्र था, वहाँ भी क्रांतियाँ हुई। फिर सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो था,
यहाँ भी क्रांतियाँ हुई, यानी इटली के छोटे छोटे प्रांतों में भी 1848 ईस्वी की क्रांति का असर पड़ा। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो राजा थे, इन्होंने कुछ सुधार आयोजित किया, कि सुधारवादी संविधान की व्यवस्था की, यानी इन्होंने अपने संविधान में कुछ सुधार लागू किए। क्योंकि समय की मांग थी, समय की मांग कट्टरता की नहीं थी, समय की मांग निरंकुशता की नहीं थी, समय की मांग थी कि क्रांति की जो जन भावना, जो विचारधारा फैल चुकी थी, उसके अनुसार शासन किया जाए। और इन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ भी, चूँकि ऑस्ट्रिया जो था वो नहीं चाहता था कि इटली में किसी भी प्रकार का सुधार हो, इटली मजबूत बने, वो ऑस्ट्रिया जो चाहता था कि इटली को कमज़ोर ही बना कर रखे, और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध भी इनका हुआ। लेकिन उसमें ऑस्ट्रिया की विजय हुई और सार्डिनिया पिडमॉन्ट पराजित हो गया, इसलिए वो ऑस्ट्रिया का प्रभाव इटली से पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका। लेकिन क्रांति का यह असर तो अवश्य हुआ कि छोटे छोटे जगहों पर, खासकर मिलान में, पोप में या सार्डिनिया में कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया। यह हुआ इटली पर प्रभाव। अब हम लोग देखेंगे जर्मनी पर। जर्मनी में नेपोलियन ने राइन महासंघ की स्थापना की थी, हम जानते हैं, और 39 प्रांतों को मिलाकर उसने एक राइन महासंघ बनाया था और नेपोलियन कोड वहाँ पर लागू किया था। उनमें भी आर्थिक एकता हो चुकी थी, राजनीतिक एकता हो चुकी थी। वहाँ का राजा, प्रसा का राजा, प्रसा एक प्रांत था, फ्रेडरिक विलियम फोर, था। उसने प्रशासन को अपने ढंग से चलाने का प्रयास किया। बवेरिया, सैक्सनी और हनोवर, 3 प्रांतों में क्रांति की आग जली। ये सभी जो प्रदेश थे, इटली, जर्मनी, ये सब, यह फ्रांस के सन्निकट थे। फ्रांस का बगल में जर्मनी, ऊपर में इटली और बीच में स्विट्जरलैंड, सब सटा हुआ था, तो उसका असर तो उस पर पड़ना ही पड़ना था। तो इन लोगों ने एक चुनाव कराने की बात की। इन लोगों ने सोचा कि चुनाव कराया जाए और यहाँ पर एक अच्छी सरकार दी जाए। जर्मनी में इसका भी एकीकरण, चूँकि यह भी क्रांति की विचारधारा से पूरी तरह ओतप्रोत था, यहाँ भी क्रांतिकारी आगे बढ़ रहे थे, कई बुद्धिजीवी यहाँ पर आगे आ चुके थे, मजदूरों का भी यहाँ असंतोष था। जो भी क्रांति होने के तत्व अन्य देशों में थे, यहाँ भी मौजूद थे। तो इन लोगों ने एक चुनाव कराया जिसमें सर्व जर्मन असेंबली का गठन किया। यह 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव था और यहाँ पर इन लोगों ने एक संवैधानिक राजा की बात की, संसद का गठन भी किया और संवैधानिक राजा की बात इन लोगों ने की। फ्रेडरिक विलियम फोर को संवैधानिक राजा बनाने की बात चली कि आप इस संसद के प्रधान बन जाइए, लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर चुने हुए सांसदों के अधीन काम करने के लिए तैयार नहीं हुए। कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव में थे और ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि वहाँ पर इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था हो, इसलिए फ्रेडरिक विलियम फोर जो थे, इन्होंने संवैधानिक राजा बनने से इनकार कर दिया। अर्थात जो क्रांति का असर
जर्मनी में पढ़ रहा था वह सफल नहीं हुआ और इस संसद को भंग कर दिया गया, असेंबली को भंग कर दिया गया। अगर फ्रेडरिक विलियम फोर उस समय शासक बन जाते, संसद के सर्वे सर्वा बन जाते, तो शायद फ्रांस में फ्रांस के क्रांति का असर जर्मनी में सबसे अधिक माना जाता, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण बहुत ही जल्दी हो जाता। हम आगे देखेंगे कि कैसे हुआ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने रिफ्यूज़ किया, या तो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से रिफ्यूज़ किया हो या फिर वे चुने हुए सांसदों के अधीन काम करने के लिए तैयार नहीं थे। अब हम देखें हंगरी। हंगरी जो था वह ऑस्ट्रिया के अधीन था। यहां भी क्रांति की अलख जगने लगी और ये लोग ऑस्ट्रिया से अलग होने की बात करने लगे, क्योंकि ये राष्ट्रवाद की बात अब व्यक्ति सबसे बड़ा नहीं था, अब यूरोप में राष्ट्र सबसे बड़ा तत्व हो चुका था। व्यक्ति की महत्ता अब कम हो चुकी थी। तो इन लोगों ने अपना एक अलग राष्ट्र बनाने की बात की और ऑस्ट्रिया ने इनके लिए अलग से एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की कि यह हंगरी की मंत्रिपरिषद होगी। अलग सुरक्षा परिषद की बात की, हाँ, और इस सुरक्षा परिषद के अधीन सुरक्षा सेना की बात की। यह सेना सिर्फ हंगरी के हित की बात सोचती थी, यानी हंगरी के जो प्रदेश थे वहां पर यह सेना होती थी। मिला जुलाकर अब हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग होने का समय आ गया था। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, सामंती व्यवस्था खत्म हो गई, प्रेस को स्वतंत्रता दी गई और वहाँ पर जो संसद बनाया गया उसको डायट कहा गया, यानी डायट की स्थापना की गई। डायट वहाँ के संसद को कहते हैं। इस प्रकार हंगरी अब एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आ रहा था। यह 1848 ईस्वी की क्रांति का असर था और यह इसलिए हो रहा था क्योंकि जो सबसे प्रतिक्रियावादी था व्यक्ति ऑस्ट्रिया का मेटरनिख, वो 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया छोड़कर इंग्लैंड भाग चुका था। हम लोग जानते हैं कि 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक पूरे यूरोप में मेटरनिख युग था, वह अपने अनुसार शासन करता था। चूंकि 1848 ईस्वी में, जिस समय की बात मैं बता रहा हूँ, जिस समय हंगरी में यह परिवर्तन हुआ था, उस समय मेटरनिख गद्दी पर नहीं था, वह भागकर इंग्लैंड चला गया था, इसीलिए इतनी बातें हुई। अगर मेटरनिख होता तो शायद इतनी सुविधा वहाँ न दी जाती। अब हम देखें पोलैंड, बोहेमिया। बोहेमिया जो था यह भी ऑस्ट्रिया के अधीन था और यहाँ पर चेक जाति के लोग रहते थे। वहाँ के जो लोग रहते थे उनको चेक जाति कहा जाता था। बोहेमिया में अधिकांश जो जाति थी वह चेक जाति थी। इन लोगों ने में क्रांति की, लेकिन इनकी क्रांति हंगरी जैसा सफल नहीं हुई और इनके क्रांति को दबा दिया गया। अर्थात एक ही ऑस्ट्रिया के अधीन बोहेमिया भी था और हंगरी भी था। हंगरी में कुछ सुविधाएं दी गई, हंगरी को स्वतंत्र देश बनाने की तरफ कार्रवाई की गई, लेकिन बोहेमिया में चेक जातियों को दबा दिया गया, उनकी क्रांति को कुचल दिया गया। अब आइए पोलैंड। पोलैंड पर हमने देखा था कि जो वियना कांग्रेस हुआ था उस समय 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध के बाद जो वियना कांग्रेस हुआ था उसमें पोलैंड को रूस को दे दिया गया था, वह रूस के अधीन था। पोलैंड भी 1848 ईस्वी की क्रांति के कारण स्वतंत्र होने की बात करने लगा राष्ट्रवाद के कारण, लेकिन रूस की शक्ति ने उन्हें दबा दिया, अर्थात रूसी सेना ने उसको दबाया और क्रांति को कुचल दिया गया। ठीक है। अब है ऑस्ट्रिया।
मेटरनिक के भाग जाने के बाद यहाँ का शासक फर्डिनेंड, इसने क्रांति की भावना को समझा, क्रांति के उद्देश्य को समझा, स्थिति को गंभीरता को देखते हुए इसने वहाँ पर एक सुधारात्मक संविधान लागू किया, सुधार किया, संविधान में इसने सुधार किया और लोगों को, जैसे बेकार जो बेरोजगार हैं उनको बेकारी भत्ता दिया, मजदूरों को नौकरी की व्यवस्था की, गरीबों के हित के कार्य किए, वयस्क मताधिकार जो था सबको दिया गया। इस तरह सुधारवादी संविधान फर्डिनेंड ने लागू किया, क्योंकि मेटरनिक अब था नहीं, मेटरनिक भाग चुका था ऑस्ट्रिया छोड़कर। 1848 ईस्वी की क्रांति से उसका पतन हो चुका था और वह इंग्लैंड में जाकर शरण ले लिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप के अन्य देश भी इस 1848 ईस्वी की जो फ्रांस की क्रांति थी इससे अछूते नहीं रहे, लेकिन इसका असर कुछ और पड़ा, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। भारत में राजा राम मोहन राय, ये भी इस फ्रांस की 1848 ईस्वी की क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयता की बात करनी शुरू की। तो बहुत बड़ी बात थी, वो सिर्फ राष्ट्रीयता की बात न कर रहे थे। राजा राम मोहन राय अब अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के पोषक हो चुके थे इसी 1848 ईस्वी की क्रांति के कारण। और भी कुछ कारण इसका असर पड़ा कि उस समय संकीर्ण राष्ट्रवाद की भावना आगे बढ़ी। जितने भी देश थे सब अब अपने ही एक राष्ट्रवादी विचारधारा से अपना छोटा छोटा देश बनाने की बात करने लगे। संकीर्ण विचारधारा बढ़ी और तो और जो बड़े बड़े देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इनमें अब साम्राज्यवादी विचारधारा बढ़ी। जहाँ जहाँ पर इनके जाति के, इनके धर्म के, इनकी भाषा को बोलने वाले लोग थे, अब ये कोशिश करने लगे कि वहाँ पर उसको, चूँकि वह हमारा देश है, जर्मन बोलता है इसलिए वो जर्मनी का होगा, रशियन बोलता है इसलिए रूस का होगा। इस साम्राज्यवादी विचारधारा से इन लोगों ने अब उन देशों पर कब्जा करना शुरू किया। तो क्रमशः साम्राज्यवादी विचारधारा बढ़ी और इसका परिणाम यह हुआ कि आगे चल के हम लोग देखेंगे 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ये क्रांति का ही परिणाम था। यह संकीर्ण राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देना और फिर खासकर अफ्रीका और एशिया में, एशिया और अफ्रीका देशों में, महादेशों में इस तरह की बातें कुछ ज़्यादा हुई और ये दोनों महादेश भी, कंटिनेंट भी इसे अछूते नहीं रहे। वहाँ भी क्रांतिकारी की भावना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और जो सशक्त देश थे, जो मजबूत देश थे, वे वहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस में जो 3 क्रांतियाँ हुई, 1789 ईस्वी की पहली क्रांति, 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति और 1848 ईस्वी की फरवरी क्रांति, ये तीनों क्रांतियों ने पूरे यूरोप में एक नई स्थिति पैदा कर दी, मानचित्र में परिवर्तन ला दिया था, वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारधारा में परिवर्तन ला दिया था। यही कारण है कि इसको हम लोग तीनों क्रांतियों को बहुत महत्वपूर्ण क्रांति की श्रेणी में रखते हैं। आज जब सूरज निकलता है तो देश में विकास के लिए हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। दिन ब दिन भारत नई मंजिलों की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा रहा है और विकास के इन बढ़ते कदमों के साथ एक चीज और है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वो है विकास में देश के सभी वर्गों की भागीदारी। आजादी से पहले देश में आर्थिक आजादी की नींव तब पड़ी जब सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तभी से लेकर आज तक देश की आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाना एवं उसके लाभ जनमानस तक पहुंचाना ही आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब हर वर्ग विकास की राह पे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और इसी विकास की गंगा को
घर घर पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए ताकि बैंकिंग से वंचित रह गए जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और इनसे बहुत हद तक फायदा हुआ, लेकिन इन प्रयासों को वास्तव में गति तब मिली जब बैंकिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बीसी मॉडल की घोषणा की, जिससे कमर्शियल बैंक्स द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए गए और उससे जन्म हुआ कहीं भी कभी भी घर बैठे बैंकिंग का। इन बातों का असर कुछ यूं हुआ कि बैंकिंग पॉलिसी में एक मूलभूत तब्दीली आई। बैंकर्स का वित्तीय समावेशन को लेकर दृष्टिकोण बदला और उन्हें इसमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक तरफ टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियाद पे सभी 6 लाख गांवों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जा रहा था। वहीं आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देते हुए गांव कस्बों में कैंप्स लगा लगाकर लोगों को बेसिक बैंकिंग से जुड़ने पर होने वाले लाभों की जानकारी भी दी जा रही थी। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की समस्याओं का भी पूरा ख्याल रखा गया और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गईं। वित्तीय समावेशन मुहिम के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा भी वक्त के साथ और बेहतर होती गई। दशकों की मेहनत के चलते देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ढांचा अब एक विकसित रूप ले चुका था। वित्तीय समावेशन की कोशिशों को एक मजबूत साथ तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 के दिन देशवासियों के लिए एक अनमोल तोहफा पेश किया। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार की इस लोकप्रिय योजना को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाताधारी इन खातों का प्रयोग करे। खातों के प्रयोग से ही जहां गरीबों को सस्ती बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बैंकों की आमदनी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम और पीएमजेडीवाई को मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देश में 35 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये खाते न सिर्फ ऋण, जमा, पेंशन, इंश्योरेंस आदि प्राप्त करने का एक माध्यम बने, बल्कि खाताधारियों के लिए तमाम सरकारी सुविधाओं का द्वार खोलने का कार्य करें। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत हो। सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले रहा हूँ, इस उम्मीद से कि मेरी स्किल मुझे कामयाबी दिलाएगी। क्यों नहीं, तुम्हारा खाता और तुम्हारा हुनर दोनों की कद्र होगी। लीजिए सर, मैसेज भी आ गया। बधाई हो। थैंक यू सर। हमारी कल और आज की कोशिशें रंग लाईं तो वाकई भारत का आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा। बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करने की मंशा है। आइए सब मिलकर भारत को अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की राह पर साथ चलें।
करेंसी नोटों की ये कहानी। हाँ सुनो बंधुओं करेंसी नोटों की ये कहानी। हो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने सजाया, किसने छपाया, पास तुम्हारे कैसे आया, कैसे आया। जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया। मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। हो उन्हें मिली थी जिम्मेदारी मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। प्रयत्न उनका रहता है विकास में सबको शामिल करना, उत्पादन गतिविधियों के लिए उन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह हो निरंतर। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। वित्तीय स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। कीमतों को स्थिर रखने की हर कोशिश करते हैं वो, परिवार के भविष्य की खातिर निवेश कर सकते हो तुम, योजना बना सको तुम। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास है रहता उनका, वित्तीय समावेशन हो। बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास है रहता उनका, वित्तीय समावेशन हो। देश के घर घर में ना केवल बैंक का खाता खुले, किंतु खाते से जुड़ी वित्तीय सेवाएं मिले। पैसा भेजना, उधार लेना, सारी सुविधाएं मिले।
जनता की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। देश में बढ़े व्यापार और निवेश, दैनिक लेन देन के लिए कुशल व्यवस्था करना, यही है लक्ष्य उनका, यही है लक्ष्य उनका। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी।